हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीकॉम फाइनल के अंदर इकाई 1 से इनकम टैक्स में एक दूसरा प्रश्न लेने जा रहे हैं। तो साथियों, आज हम कर दायित्व की गणना को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए, इसमें हमने जो प्रश्न लिया है ये पिछले कई सालों से पूछा जाने वाला प्रश्न है। साथियों, यहाँ देखेंगे, प्रश्न है हमारा, निम्न विवरण के आधार पर मिस्टर राहुल के कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कर दायित्व की गणना कीजिए, जिसमें दो तरह से आय दिया हुआ है। एक तो कृषि आय, एक रबर निर्माण से आय। कृषि आय 86,000 रुपए, रबर निर्माण से आय 6,44,000 रुपए। फ्रेंड्स, यहाँ जब भी हम कर दायित्व की गणना करते हैं तो वहाँ हमको सबसे पहले इस चीज को ध्यान देना होता है कि कितने स्रोतों से आय ली गई है। तो साथियों, ये इकाई 1 अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, तो इसमें केवल कृषि आय पर कर निर्धारण को अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमने देखा कि जो राहुल है वह एक ऐसा करदाता है साथियों कि जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो। तो करदाता आयकर के अधिनियम के अंतर्गत में पहले इस बात को बताया गया हुआ है कि जिस करदाता की आयु 60 वर्ष से कम हो तो उसको पहले 2.5 लाख रुपए पर कर नहीं देना होता है, वो कर मुक्त सीमा होती है। और जस्ट उसके 2.5 लाख रुपए पर, उसके अगले के 2.5 लाख रुपए पर उसको 5% कर देना होता है, और उसके बाद उसको 20%, और उसके लास्ट में जो भी आधिक्य होता है उस पर 30% देना होता है साथियों। तो इस फार्मूले को हमको इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना होगा। तो आइए, इसमें हम कर दायित्व की गणना किस प्रकार करेंगे। तो साथियों, आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम इसमें हेडिंग डालेंगे कर दायित्व की गणना। कर दायित्व की गणना, कर दायित्व की गणना के बाद आपको यहां लिखना होता है कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष फ्रेंड्स, कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा? तो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है 2019-2020। इस तरह से कर निर्धारण वर्ष हम यहां ले सकते हैं। और अब इसको आप देखिए, तो जब भी आप कर दायित्व की गणना करें तो सबसे पहले कुल आय उसकी निकालनी होती है। सबसे पहले आप यहां निकालिए कुल आय। तो इसके पहले सेक्शन पे हम यहां निकाल लेंगे कुल आय की गणना। कुल आय की गणना के अंतर्गत पहला हमको दिया हुआ है कृषि आय। तो फ्रेंड्स, लिखेंगे हम कृषि आय 86,000 रुपए, और दूसरा है रबर निर्माण से आय ये आपको दिया है 6,44,000। दोनों का यहां टोटल हो जाता है 7,30,000। 7,30,000 रुपए ये हो गया हमारा कुल आय। आई मीन मिस्टर राहुल का कुल आय है। अब ये 7,30,000 रुपए पर हमको कर दायित्व की गणना दूसरे सेक्शन पे करना होगा। सबसे पहले हम कुल आय निकाल लिए। अब इस कुल आय पर हमको कर दायित्व निकालना पड़ेगा। तो कर दायित्व निकालने के लिए हमको उसको एक इनर कॉलम पे इसको लेना पड़ेगा साथियों। इनर कॉलम पे कहने का मतलब, एक इनर कॉलम पे हम यहां से यहां तक इसको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इसका कर दायित्व की गणना अपने से स्वतः हो जाएगी। अब यहां देखेंगे, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे पहला, प्रथम 2.5 लाख पर कोई कर नहीं। प्रथम 2.5 लाख पर कोई कर नहीं। दूसरे 2.5 लाख पर, अगले 2.5 लाख पर 5%। तो साथियों, 2.5 लाख का 5% 12,500 रुपए
और इसके बाद अब आप यहाँ देखेंगे 7,30,000 में से पहला 2.5 लाख और अगला 2.5 लाख मिलाकर 5 लाख रुपए इसमें से हम निकाल देते हैं साथियों, तो बचता है 2,30,000 रुपए। अब इस 2,30,000 रुपए पर उसको हम लिख सकते हैं शेष 2,30,000 रुपए पर 20%। तो फ्रेंड्स 2,30,000 रुपए का 20% 46,000 रुपए, और इस तरह से इन दोनों का टोटल 58,500 रुपए। ₹58,500 यह जो 58,500 रुपए है यह राहुल को इस पर कर देना होगा। ये तो देना ही होगा, किंतु इसके बाद इसमें हम एक चीज और यहां हम इसमें इंक्लूड करेंगे साथियों, वो होगा कि इसमें हमको छूट कितना मिलेगा। तो यहां हम देख पाएंगे कि यहाँ कृषि आय 86,000 है और कर मुक्त सीमा 2,50,000 रुपए है। तो साथियों 2,50,000 रुपए प्लस 86,000 रुपए का 5% आपको यहाँ कृषि आय पर छूट मिलता है। इस चीज को आपको यहाँ ध्यान देना होगा। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे कृषि आय पर छूट। कृषि आय पर छूट की राशि ज्ञात करने के लिए यहाँ एक फॉर्मूला है, उस चीज को आपको देखना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ कर मुक्त सीमा प्लस कृषि आय, जो कि आपको यहां बनता है, कर मुक्त सीमा है आपका 2,50,000 रुपए और कृषि आय आपको पहले ही दिया हुआ है 86,000 रुपए। तो इस अमाउंट का टोटल आपको हो जाता है 3,36,000 रुपए, 3,36,000 रुपए और 3,36,000 रुपए का आपको 5% यहाँ पर कृषि आय पर आपको छूट मिलेगा। तो 3,36,000 का 5% आप निकालेंगे साथियों, तो होगा 4,300 रुपए। 4,300 रुपए। ये 4,300 रुपए की जो राशि है वो यहाँ से आपको छूट के रूप में यहाँ मिलेगा साथियों। तो इसको मैं रफली थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि यहाँ बोर्ड पर थोड़ा जगह कम है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि 58,500 रुपए से हम छूट की राशि जो अभी निकाले हैं उसको यहाँ घटा सकते हैं। तो हो जाएगा 4,300 रुपए। इस पे माइनस किया तो 4,300 रुपए माइनस करने पर ये आपका अमाउंट बनेगा 54,200 रुपए। ये आपका अमाउंट बनता है 54,200 रुपए। अब 54,200 रुपए के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, तो 54,200 रुपए से में आपको इस पर एक जो अधिभार है उस अधिभार के अंतर्गत पिछले सेक्शन में मैंने आपको बताया भी था कि अधिभार जो होता है वह सरकार जो है आयकर पर एक निश्चित दर पर अधिभार लगाती है। कहने का मतलब जो शिक्षा उपकर है उस पर 2%, उच्च शिक्षा उपकर है उस पर 1% और स्वास्थ्य पर 1%। तो इस प्रकार से साथियों इस अमाउंट पर कुल मिलाकर 4% आपका अधिभार जुड़ जाएगा। तो हम लिखेंगे अधिभार प्लस। अब इस अमाउंट का आपको 4% यहाँ इंप्लीमेंट करना होगा साथियों। तो इसका 4% क्या हो जाएगा, तो 4% इसका अमाउंट आपका निकल जाएगा 2,168 रुपए। 2,168 रुपए। अब इसको आप यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट पर शिक्षा उपकर प्लस स्वास्थ्य उच्च शिक्षा उपकर। इस तरह से और इन दोनों का टोटल अमाउंट
आपको यहाँ 56,368 रुपये 56,368 रुपये, जिसको कि यहाँ अप्रोक्स में हम 56,370 रुपये ले सकते हैं लगभग। इस तरह से फ्रेंड्स मिस्टर राहुल को 56,370 रुपये आयकर के रूप से चुकाना होगा। तो इसको क्योंकि यहाँ बोर्ड पे नीचे जगह नहीं होने से हमने इसको यहाँ किया, इसको आप नीचे कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे साथियों, और जैसे कहीं कोई डाउट है तो उसको और भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना ये आज का हल यहीं समाप्त करते हैं।